अस्सलाम वालेकुम। इस लाइव वेबिनार में आज हम डिस्कस करेंगे सेल और नर्व एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज जो कि आज आप लोगों ने टेस्ट दिया है। इसमें हाई यील्ड एमसीक्यूज थे और इसमें डिफरेंट क्लिनिकल्स से जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो कि प्रोफ में बार बार आएंगे, और कुछ इस तरह के एमसीक्यूज थे जो मैंने खुद डाले हैं क्योंकि वो प्रोफ में पेट लाइंस आती है, दे आर फैक्ट्स, और उनके फैक्ट्स की आपको बेसिस पता होनी चाहिए। तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं जो आज के टेस्ट में आप लोगों ने देखे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, अ 42-year-old पेशेंट हैज डिप्लोपिया, फिटीग, डिस्फेजिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड टॉसिस। अब ये क्या होता है डिप्लोपिया? ये होता है कि आपको दो चीजें नजर आना, फिटीग थकावट। डिस्फेजिया का क्या मतलब होता है? आप कोई चीज स्वॉलो नहीं कर सकते। जब आप खाना खाते हो तो आपने स्वेलो करना होता है, तो डिस्फेजिया में आप प्रॉपर्ली स्वेलो नहीं कर पा रहे होते। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम, और टॉसिस, आपकी जो आईलिड होती है वो ड्रूप की होती है। फिजिशियन डायग्नोस इट एज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी ही हमारी बॉडी को अटैक कर रही होती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के किसी स्पेसिफिक चीज के खिलाफ एंटीबॉडीज खुद ही बना रहा होता है, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता, ऑटो इम्यून डिजीजेज में ऐसा होता है। तो ये कौन सी डिजीज से सफर कर रहे होंगे? तो दिस इज द वेरी कॉमन क्लिनिकल ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस के क्लिनिकल इसमें स्पेशल डालेंगे क्योंकि ये वाहिद ऐसा क्लिनिकल है जो आपकी नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ये क्लिनिकल रिपीटेडली पूछा जाता है। इससे एससीक्यूज आता है, इससे एमसीक्यूज आते ही आते हैं, और इसका जो हमारे पास होता है वाइवा लाजमी होता है। तो मायस्थीनिया ग्रेविस आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ये इस स्टेटमेंट से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? ये इसके सिम्टम्स है जो लिखे हुए हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं, और ये आपने सीखा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इस एमसीक्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इन्होंने लिखा हुआ है आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडीज होती है जो कि हमारे पास स्मॉल होती है इसमें। तो एक आपने पढ़ा था आईजीएम एंटीबॉडी होती है, वो लार्ज होती है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज याद रखने, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, और आईजीएम एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है तो इसका मतलब है अगर मदर को मायस्थीनिया ग्रेविस है तो इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि मदर से बेबी में जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सब बेबीज में जाए, बट अगर मदर को मायस्थीनिया ग्रेविस है तो बेबी में जा सकती है, और बेबी में जाएगी तो बेबी को मसल वीकनेस होगी, तो ये सिर्फ एंटीबॉडीज जाएगी बेबी में। तो ये थोड़े से टाइम के लिए बेबी में परसिस्ट रहेगी जब तक उसके अंदर एंटीबॉडीज खत्म नहीं हो जाती। फिर जब बेबी में एंटीबॉडीज ये वाली मायस्थीनिया ग्रेविस वाली खत्म हो जाएगी तो उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। तो ये बात याद रखनी है कि आईजीजी एंटीबॉडीज है तो ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं। तो मसल वीकनेस आप लोग देख सकते हैं, ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होता है, इसको टॉसिस कहते हैं। स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, फेशियल पैरालिसिस, आप कोई ऑब्जेक्ट उठा नहीं सकते। एक बात याद रखना है कि मायस्थीनिया ग्रेविस में आपके जो सिम्टम्स होते हैं शाम के टाइम एग्रवेटेड होते हैं। तो यूजुअली आपकी स्टेटमेंट्स में शाम लिखा होगा। उसकी रीजन क्या होती है? आप पूरा दिन काम करते हैं, जब आप काम करते हैं तो शुरू में तो आपके पास एसिटाइल कोलिन के स्टोर्स होते हैं, तो लेकिन शाम टाइम आपके स्टोर्स खत्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से शाम के टाइम ये हमारे पास जो होता है एग्रवेट हो जाती है ये कंडीशन। फिर आप सुबह उठेंगे, आपकी कंडीशन ये बेहतर हुई होगी। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो आप लोगों ने याद रखना है। अब कुछ एक और इसी तरह का डिसऑर्डर था जो कि हमने समझा कि आप लोगों को साथ बताया जाए तो आप लोग को फायदा होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज, यानी ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है क्योंकि एंटीबॉडीज बन रही है अगेंस्ट द कैल्शियम चैनल्स। तो आपको पता है कि ये आपका नर्व टर्मिनल होता है, ये आपका फॉर एग्जांपल प्री साइनेप्टिक नर्व है, और ये आपकी पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है। जो प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, यहाँ पे आप लोगों ने नर्व ट्रांसमिशन देखा होगा कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं, और कैल्शियम अंदर जाता है और हमारे पास एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाता है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? यहाँ पे इन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। किस डिजीज में ये करती है? वो होती है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम में ये क्या कर रही है? ये यहाँ पे आके इस चैनल को ब्लॉक करेगी, एसिटाइल कोलिन कम हो जाएगा। तो इसके ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो हमारे पास मायस्थीनिया ग्रेविस वाले ही होते हैं। तो ये एक उसके थोड़ा मिलता जुलता सिंड्रोम था, तो इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। इसकी आप लोगों को डिफरेंसेस अगर दिखाएं तो ये आप लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या असल में,
एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है। अब क्या हो रहा है, आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है। तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ जब एंटीबॉडीज बन जाएगी तो यहाँ पे आके एसिटाइलकोलिन अटैच नहीं हो सकता, और जब एसिटाइलकोलिन आपके रिसेप्टर्स पे अटैच नहीं होगा तो वो अपने काम नहीं कर सकता। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, वो जब आपके रिसेप्टर से बाइंड होता है तो आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल में टोन प्रोड्यूस करवाता है, बट एसिटाइलकोलिन को वो बाउंड नहीं होने देती है एंटीबॉडीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिसेप्टर ब्लॉकर होती है माइस्थीनिया। और जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। ये आपको याद नहीं होना चाहिए, बट माइस्थीनिया से मैं डिफरेंस हल्का सा बता रहा हूँ। माइस्थीनिया में एक बात याद रखना है कि थाइमिक ट्यूमर हुआ होता है, जिस बंदे को माइस्थीनिया ग्रेविस है थाइमिक ट्यूमर उसमें होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग क्लिनिकली देखोगे। वीकनेस हो जाती है प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के बाद। असल में माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन जो है वो आता है हमारे पास, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन आता है बट उसके रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाउंड नहीं हो पा रहा। तो अब हमने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी होती है कि हम एसिटाइलकोलिन को ज्यादा कर दें। तो वो आगे एक और एमसीक्यूज है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बस ये याद रखनी है कि शाम के टाइम इसके सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं। अब ये एक और एमसीक्यूज है जो इसकी अब ट्रीटमेंट को बताएगा। द ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड to treat the myasthenia gravis has which mechanism of action। तो myasthenia gravis को कौन सी ड्रग ट्रीट करती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसके आपने ये इसका आंसर है, इट स्टिमुलेट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय इनएक्टिवेट एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है। तो ये डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। आपके एसिटाइलकोलिन ने आना होता है, यहाँ पे आके बाइंड करना होता है रिसेप्टर के साथ जो कोलिनर्जिक होते हैं। अब ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है ना, इसने आपके जो एसिटाइलकोलिन है उसको एसीटेट और कोलिन में डिवाइड कर देना होता है। अब अगर किसी बंदे को माइस्थीनिया ग्रेविस है ना, तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन एज कंपेयर कम हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसके खिलाफ कंपटीशन आ गया होता है एंटीबॉडीज का। यानी रिसेप्टर एक है, इधर से एंटीबॉडीज कंपीट कर रही है, उधर से एसिटाइलकोलिन उस रिसेप्टर पे आना चाह रही है। अब जिसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी वो जीत जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने किसी तरह एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज्यादा करनी है ताकि वो जीत जाए और वो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ये इंजाइम है ना ये एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा था एसीटेट में और कोलिन में, हम इस इंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। तो अब वो एंटीबॉडी जो हमारे ये रिसेप्टर को compete कर रही थी ये उसके खिलाफ, ये अब एसिटाइलकोलिन उसके साथ कंपटीशन कर सकता है और हमारे सिम्टम्स को रिलीव कर देगा। तो ये मैकेनिज्म है। आपको ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंपेयर्ड विद द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सी चीजें ज्यादा हैं और इंट्रासेलुलर में कौन सी ज्यादा है। बेसिक्स जो है, सोडियम आयन हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर में लो होता है, जो हमारे पास पोटाशियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में लो, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर में हाई होगा। इन्होंने हमसे पूछा है कंपेयर्ड विद द इंट्रासेलुलर फ्लूइड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होगा, जो पोटाशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है। क्लोराइड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है और फोस्फेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है। इसकी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। इसका आंसर डेल्टा था, हाई लो और हाई लो। इसकी डायग्राम आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सबसे ज्यादा कॉमनली है वो सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है। दो एनाइंस है जो कि एक है बाइकार्बोनेट और एक क्लोराइड। जब हम आ जाते हैं इंट्रासेलुलरली पोटाशियम सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है फोस्फेट एंड ऑर्गेनिक एनाइंस। ऑर्गेनिक एनाइंस की वजह से ही हमारे पास जो इंट्रासेलुलर है वो नेगेटिव होता है। तो याद रखना पूछिए अगर, और ये प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एनाइंस जो होते हैं ये हमारा इंट्रासेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नेगेटिविटी प्रोवाइड की होती है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज है और ये प्रूफ में आता है। तो ये नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये आप लोगों के सेल वाले चैप्टर में से एमसीक्यू दिया गया था। बस आपको इसका थोड़ा सा बेसिक सी पता होनी चाहिए कि हेलिकेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में नहीं लेता रोल। हेलिकेज जस्ट हमारे पास जो स्ट्रैंड्स है उसको अलग करता है।
ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट फीडबैक कंट्रोल इज इनकरेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसमें आप लोगों से प्रॉफ में वाइवा पूछा जाता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। आपने याद रखना है कि पॉजिटिव फीडबैक इज अ जनरल टर्म, और जब कहते हैं ना विशियस साइकिल, तो वो एग्जेजरेटेड पॉजिटिव फीडबैक होता है, यानी वो हमारे लिए बॉडी के लिए नेगेटिव होता है, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। यूजुअली जो पॉजिटिव फीड हमारी जो यूजुअली बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक होते हैं। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, हमारी ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा हुई किसी चीज की, उसने ब्रेन को स्टिमुलस दिया कि हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, नेगेटिव फीडबैक से उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कोई चीज ज्यादा हुई है, वो आगे सिग्नल देके और ज्यादा करवाएगी, वो आगे सिग्नल देके और ज्यादा करवाएगी। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा फिजियोलॉजिकल भी और पैथोलॉजिकल भी, ताकि आप लोगों को पता हो। तो इसका सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है पॉजिटिव। इन्होंने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट है पॉजिटिव फीडबैक यूजुअली प्रमोट स्टेबिलिटी, ये गलत है। पॉजिटिव फीडबैक यूजुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, नेगेटिव फीडबैक यूजुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो पॉजिटिव फीडबैक है वो यूजुअली इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। जो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक की फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है ना, जो नॉर्मली बॉडी में होता है, उसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, पहले कम कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो आके फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। तो ये अच्छा मैकेनिज्म है कि तब उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग की रिक्वायर्ड होती है। तो ये फिजियोलॉजिकल पॉजिटिव फीडबैक था, तो ये बॉडी के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टेटिंग मदर है, तो जब बेबी मिल्क पी रहा होता है तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो लैक्टेशन इंक्रीज करवाता है, ये पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्लोटिंग का मैकेनिज्म, आपका जब ब्लड फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड वेसल डैमेज होती है तो उधर आके क्लोट बनने के लिए प्लेटिलेट एग्रीगेशन होती है। पहले एक प्लेटिलेट आता है, फिर उसको वो प्लेटिलेट और प्लेटिलेट्स को एग्रीगेट करता है, क्लोटिंग फैक्टर्स आते हैं। तो ये ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है ये भी पॉजिटिव फीडबैक होता है, ये भी अच्छा है। अब हम देखेंगे विशियस साइकिल, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हमारे पास पढ़ा था सर्कुलेटरी शॉक में, आपने एक लाइन पढ़ेंगे बार बार जो मैंने वीडियो में भी बताई थी, शॉक लीड्स टू शॉक, कि जो शॉक है ना वो फर्दर शॉक पे लीड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है ना, एक अगर बॉडी मैकेनिज्म लॉस हो जाए तो ब्लड प्रेशर गिरता ही जाएगा, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी है, कुछ इस तरह के मैकेनिज्म अगर एक्टिव नहीं होते, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो कि पॉजिटिव फीडबैक है, तो क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो वो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा कि ब्लड का लॉस और ज्यादा हो। तो जो विशियस साइकिल है ना वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, तो ये याद याद रखना है। और एक होता है विट्रस साइकिल, विट्रस साइकिल होता है पॉजिटिव सेंस में, उसकी अच्छी सेंस होती है, और जो नेगेटिव सेंस होती है उसको कहते हैं विशियस साइकिल। तो ये आप लोगों का एमसीक्यू है, ये वाइवा में पूछा जाता है कि विशियस साइकिल पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन हम इसको विशियस साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है। इसकी एग्जांपल कि शॉक फर्दर लीड टू शॉक, ये इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेले, आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये स्टेटमेंट्स, ये बेशक इजी है बट आपने हर जगह पे पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस है, आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, हर जगह पे आपने इसके मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं, तो इसका एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट है, ये भी हमारे पास सेल फिजियोलॉजी में से है, अब ये मेरे ख्याल से सेल फिजियोलॉजी का आखिरी एमसीक्यू शायद था। ये आपको इसकी एग्जांपल आपको ये फर्स्ट सेकंड ईयर के टेबल से ही मैं दूंगा। रिडंडेंसी एंड डीजनरेशन ऑफ द जेनेटिक कोड अकर ड्यूरिंग व्हिच स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। रिडंडेंसी और डीजनरेशन क्या होती है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था कि आपके पास एक कोडोन जो होता है ना, वो हमारे पास एक तरह का अमाइनो एसिड बना सकता है, बट एक अमाइनो एसिड मोर देन वन सीक्वेंस के थ्रू बन सकता है। फॉर एग्जांपल सीरीन है, अब सीरीन यूसीयू कॉम्बिनेशन होगा तब भी सीरीन बन रहा है, यूसीसी होगा तब भी सीरीन बन रहा है, यूसी होगा तब भी सीरीन बन रहा है, तो ये रिडंडेंसी होती है, इसको डीजनरेशन कहते हैं। तो आपको पता है कि ये कब होती है, जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तब ट्रांसफर आरएनए में आना होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि इसके लिए आप लोगों ने जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए है ना वो अच्छी तरह करनी है। टाइप्स ऑफ आरएनए में से प्रोफ में एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो रिडंडेंसी और ये होता है, तो डीजनरेशन और रिडंडेंसी एक ही चीज को कहते हैं, इसका राइट आंसर ट्रांसलेशन है। इसका आपको मतलब बता दिया कि जो हमारे पास कोडोन है वो मोर
एक से ज्यादा कोडॉन एक ही तरह का अमीनो एसिड बना सकता है। नेक्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो आप लोगों को पता है कि सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, जो डिफ्यूजन है उसमें एटीपी हमें रिक्वायर नहीं होती, तो दिस इज द राइट आंसर। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है कि सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास कैरियर प्रोटीन नहीं होती, और जो फैसिलिटेटेड होता है इसमें कैरियर प्रोटीन हमारे पास होती है। बट कैरियर प्रोटीन जो इसकी होती है उसको कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, उसको कोई एटीपी रिक्वायर नहीं होती। तो इस वजह से आपने ये याद रखने की पूछा जाता है, ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है बट ये प्रॉफ का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एमसीक्यूज। इसकी मैं रीजनिंग बताऊंगा, आंसर क्या है और क्यों है। आपने इसके यूनिट्स पे गौर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन सेल वॉल्यूम दैट अकर व्हेन रेड ब्लड सेल प्रीवियसली इक्विलिब्रेटेड। अब आप इसकी पहले देखें 280 मिली ओस्मोलर। एक बात याद रखना, जब आ जाए ना ओस्मोलर तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही ऑलमोस्ट शो कर रहा होता है। इन फिजियोलॉजिकल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यानी इसमें 280 पार्टिकल्स है, ये आयोनाइज फॉर्म को शो कर रहा है, बस उसने जब ओस्मोलर लिख दिया। नेक्स्ट आगे वो लिखता है आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ 140 मिलीमोलर। मिलीमोलर का क्या मतलब है, ये मोल को शो कर रहा है। 140 मिलीमोलर यानी 140 मिलीमोलर NaCl है, और आपने एफएससी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि NaCl आयोनाइज होके Na पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव देता है। यानी अगर ये 140 है, 140 NaCl हमें Na पॉजिटिव दे देंगे क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज है, तो 140 सोडियम हो जाएगा और 140 क्लोराइड, तो ये भी 280 हो गया। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी है, 20 मिलीमोलर यूरिया, ये आयोनाइज नहीं होता बट ये एक्स्ट्रा है। तो पहला जो सोल्यूशन था जिसमें हमारे पास सेल पड़ा हुआ था, ये हमारे पास पहला सोल्यूशन था, वो ऑलमोस्ट 280 मिली ऑस्मोलर बन रहा था। और जो दूसरा सोल्यूशन था जिसमें बाद में सेल हमने ट्रांसफर किया, वो हमारे पास 300 मिली ऑस्मोलर बन रहा था, क्योंकि 140 मिली मोलर NaCl था। NaCl जब आयोनाइज होगा तो 280 हो गया और 20 यूरिया। अब ये हमने हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में सेल ट्रांसफर किया, और जब हम हाइपरटोनिक में सेल ट्रांसफर करते हैं तो सेल के अंदर से डिफ्यूज होगी चीजें, क्योंकि सेल हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में है। तो सेल के अंदर से जब वाटर हाइपरटोनिक जगह पे जाएगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, श्रिंकेज होगी। शुरू में श्रिंकेज होगी, बाद में इसका इतना डिफरेंस नहीं है तो वो इक्विलिब्रिएट करेगा और अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि वो पहले हाइपोमोलर में था और बाद में हाइपरमोलर में चला गया, और ये आप लोगों की बुक का एमसीक्यूज है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द विसरल। विसरल स्मूथ मसल्स जो हमारे विसराज में, हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉट शेयर्ड बाय द स्केलेटल मसल। कौन सी चीज इस स्मूथ मसल में है जो स्केलेटल मसल में नहीं है? अब इसका आंसर पहले ए ऑप्शन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इज एटीपी डिपेंडेंट। तो एटीपी डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल में भी होती है, स्केलेटल मसल में भी होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, क्योंकि ये सिर्फ करेक्ट है स्मूथ मसल का। हमारी जो स्मूथ मसल है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। आप खाना खाते हैं, आपके स्टमक में फूड जाता है, आपका स्टमक स्ट्रेच होता है। आपका जब स्टमक स्ट्रेच होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपका स्टमक स्ट्रेच होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि उस फूड को डाइजेस्ट कर सके। आप जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतनी स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लग जाएगी, ताकि फूड को उसने जल्दी जल्दी डाइजेस्ट भी तो करना है जो आपने खा लिया। तो वो हमारे पास क्या है कि कोई चीज स्ट्रेच हो रही है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। अभी आप अपने मसल पे एग्जांपल है स्केलेटल मसल की, आप अपनी बाजू खोलें, आपका सामने बाइसेप है, आप अपनी बाजू फ्लेक्स करें। आप जब फ्लेक्स करते हैं बाजू, तो आपका जो बाइसेप है वो स्ट्रेच हो रहा है। आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो स्ट्रेच हो रहा है, जब आप फ्लेक्स कर रहे हैं वो एलोंगेट हो रहा है। बट जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो आपकी बाजू कॉन्ट्रैक्शन में तो नहीं जा रही ना। तो ये स्केलेटल मसल इनवॉलेंट्रीली कंट्रोल नहीं होता, वो वॉलेंट्रीली कंट्रोल हो रहा है। आप अगर स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बाजू को, इसका क्या मतलब है, आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो ये आपको उसी टाइम एग्जांपल से पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच सिर्फ स्मूथ मसल हो सकते हैं, स्केलेटल मसल नहीं हो सकते। स्केलेटल मसल की कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता दी, अपनी बाजू रिलैक्स करें, आपका मसल स्ट्रेच हो गया है लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही वो वाले मसल की, उसमें वो आप मर्जी से करोगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ माइलिनेटेड नर्व इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोस्ट कॉमन आयन इज पोटाशियम आयन। आप लोग पढ़ते रहते हैं कि पोटाशियम इंट्रासेलुलरली ज्यादा होता है, और पोटाशियम पे ही हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होता है।
अगर पोटाशियम सेल से बाहर ज्यादा लीक हो जाता है तो सेल क्या होता है, हाइपर पोलराइज। तो ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज है। पूछा जाता है कि अगर पोटाशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है रेस्टिंग स्टेट में तो सेल किस स्टेट में चला जाएगा, तो सेल हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में चला जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन। अब इधर मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देने लगा हूं कि टेक्निक कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है। फिर उसके बाद है टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर रिजल्ट फ्रॉम क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, तो कैल्शियम आयन की होती है। अब इसकी बात याद रखना, आपने पढ़ा होगा जो टेटनी होती है हमारे पास वो कब कॉज होती है, आप पढ़ते रहते हैं कि टेटनी हमारे पास तब होगी जब कैल्शियम की कमी होती है। टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ब्रॉड टर्म है, वो बहुत सी कंडीशन में होती है, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। मैं कैल्शियम की कमी की वाली बताता हूँ। जब कैल्शियम कम होता है ना तो आपको क्या होता है, आपका जो सोडियम का इनफ्लक्स होता है, सोडियम इनफ्लक्स वो इंक्रीज कर जाता है और नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाते हैं। ये प्रूफ का एमसीक्यूज है। प्रूफ में ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हाइपोकैल्सीमिया है, ये 2 साल पहले का एमसीक्यूज है, किसी बंदे को हाइपोकैल्सीमिया है तो उसको उसका एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो ज्यादा एक्साइटेटरी हो जाएगा या इनहिबिटरी हो जाएगा या क्या होगा, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आता है। तो आपने याद रखना है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे पास जो ये होता है पोटेंशियल वो हमारे पास एक्साइटेटेड ज्यादा हो जाता है, ज्यादा इंपल्सेस आती है 1 मिनट में। तो इसकी एक अब हमें ने देखना है कि कैल्शियम सेल के अंदर कैसे ज्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे पास होता है सेल, जब सोडियम सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है ना, सेल के अंदर एक पंप होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। उस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का क्या काम होता है, वो हमारे सेल के अंदर ला रहा होता है सोडियम को और हमारे सेल के बाहर लेके जा रहा होता है कैल्शियम को। ये सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। जब हमारे सेल के अंदर बार हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हमारे सेल के अंदर ना सोडियम अब ना ज्यादा हो जाएगा, सोडियम अंदर आने लग जाएगा पहले। जब सोडियम ज्यादा होता है ना तो ये कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा क्योंकि सेल के अंदर सोडियम ज्यादा हो गया। अब सेल के बाहर से अंदर सोडियम की मूवमेंट इम्पॉसिबल हो रही है तो ये बंद हो जाएगा। कैल्शियम ने सेल के अंदर से बाहर जाना था, अब सेल के अंदर से बाहर कैल्शियम नहीं जा रहा, यानी जो सेल के अंदर कैल्शियम था वो सेल के अंदर ही रह रहा है। अब जब सेल के अंदर कैल्शियम राइज हो जाएगा तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होगी, तो ये टेक्निक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो कैल्शियम इंट्रासेलुलरली ज्यादा हो जाता है, तो उसका ये मैकेनिज्म होता है कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्लोज बंद हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसकी आगे डायग्राम भी आनी है तो मैं वो आप लोग को आगे दिखाऊंगा। So the next MCQs is when lifting, weightlifting can result in dramatic increase in skeletal muscle mass. This increase in muscle mass is primary attribute of which of the following? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मसल जब हाइपरट्रॉफी होगी ना तो इंडिविजुअल मसल फाइबर इंक्रीज होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आप देखते हैं मसल्स बन जाते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं सबको पता होगा मसल्स बनते हैं। तो ये नंबर ऑफ सेल्स नहीं इंक्रीज कर रहे होते, ये जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी सेल की मशीनरी ग्रो कर रही होती है। फॉर एग्जांपल सेल को एक फैक्ट्री समझे, पहले फैक्ट्री को थोड़ा काम करना पड़ रहा था, जो उसमें एक्टिन मायोसिन थी वो थोड़ी थी। अब फैक्ट्री को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जब वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जब वो इतनी एक्सरसाइज करेगा तो उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। पहले फैक्ट्री में एक्टिन मायोसिन मशीनें कम थी, जब वो एक्सरसाइज करने लगा तो उसी सेल के अंदर एक्टिन मायोसिन की जो मशीन्स थी वो ज्यादा हो गई ताकि काम ज्यादा अच्छे से कर सके, तो वो ज्यादा हो जाएंगी और सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो मसल में हाइपरट्रॉफी होती है। तो ये अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल है, हाइपरट्रॉफी में ये सेल का साइज इंक्रीज हो गया लेकिन सेल नंबर उतने ही रहेंगे। हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि सेल का साइज तो सेम रह रहा है बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में क्या फर्क है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ 17-year-old soccer player sustained a fracture to the left tibia, has been in the cast for 8 weeks. He is surprised to find that left gastrocnemius, या आपकी
लोअर लिम्ब में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये आपके पीछे मसल होता है शिन में, आप लोग ये अभी पढ़ेंगे, गैस्ट्रोग्नीमियस और सोलियस is significantly smaller in circumference than it was before the fracture. What is the most likely explanation? तो सबसे likely explanation क्या होगी? इसमें आप लोग पढ़े हैं decrease the number of individual muscle fiber, no. इसमें जो हमारे पास है मेनली है टेम्परेरी रिडक्शन इन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो मैंने आपको बताया था जब आप वर्क करते हैं तो क्या होता है, आपकी एक्टिन और मायोसिन की मशीनरी इंक्रीज हो रही है। जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा है फ्रैक्चर में प्लस्टर किया जाता है, और जो प्लस्टर किया जाता है उसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास जब प्लस्टर होगा तो आपकी वो आप लेग यूज नहीं कर रहे, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। आप फॉर एग्जांपल आपका फ्रैक्चर होता है तो आपका वो मसल वर्क नहीं करता, तो अब मशीनरी की तो जरूरत ही नहीं रही, तो वो मशीनरी खत्म होने लग जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है। तो एट्रोफी का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एट्रोफी है। ये देखिए आपका ना बिल्कुल सही है, ये लेग बिल्कुल सही है, और ये एट्रोफिड लेग है, इसमें एट्रोफी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि मसल बिल्कुल आपको ये गैस्ट्रोग्नीमियस नीचे वाली साइड पे होता है, ये आपको नजर आ रहा है कि बाहर को आया हुआ है, बट इधर बिल्कुल एट्रोफी हुई है। तो क्यों? क्योंकि इसके मसल पे आप एग्जांपल कभी किसी आपके जानने वाले को अगर हुआ हो ना फ्रैक्चर, जब उनका फ्रैक्चर खुले आप उनकी बाजू देखना। इसकी एक एग्जांपल मैं अभी एनाटमी के लिए आपको दे देता हूँ, आपको बहुत फायदा होगा, एमसीक्यूज लाजमी आता है कि आपको जो मसल को होता है नर्व सप्लाई होती है, मोटर सप्लाई, जब आपके मसल को मोटर सप्लाई आती है एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका अगर मोटर सप्लाई डैमेज हो गया, आपकी नर्व डैमेज हो गया है, तो आपके मसल की मोटर सप्लाई डैमेज होगी। आपका जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एट्रोफी होगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ मोटर नर्व आपके मसल की एट्रोफी होती है। ये आपके एनाटमी का एमसीक्यूज है। तो एनाटमी में याद रखना है कि जब भी कोई ऐसी नर्व डैमेज होगी जिसकी जो मोटर सप्लाई, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं जल्दी से देता हूं कि आपको बाइसेप को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व दे रही है, आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपके बाइसेप को कोई नर्व सप्लाई नहीं गई जो मोटर सप्लाई थी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका बाइसेप वर्क नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपके बाइसेप की एट्रोफी हो जाएगी। तो ये पूछा जाता है। स्मूथ मसल दैट एग्जिबिट रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो हमारे सारी चीजें है ना उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए होता है। वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी हो सकता है, वो मैकेनिकल स्टिमुलस भी हो सकता है, वो केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। अगर उसको स्टिमुलस नहीं चाहिए, इसका मतलब है वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, वो खुद ब खुद कुछ ना अपने साथ कर सकता है। तो इसका आंसर था इंट्रिंसिक पेसमेकर एक्टिविटी। इसकी एग्जांपल एक तो हमारी ये स्मूथ मसल्स हो गए, इसके अलावा आपने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल पढ़ी हुई है अपने हार्ट में, एसए नोड। आपका हार्ट का जो एसए नोड होता है उसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए, वो खुद ही अपने आप को रिदम उसने मेंटेन किया हुआ है। तो इसी तरह अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी होता है, मैकेनिकल भी आ सकता है, और आपका केमिकल भी आ सकता है। अगर कोई भी स्टिमुलस नहीं है ना, इसका मतलब है कि वो चीज खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो अपना पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकती है, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द सेंसिटिविटी ऑफ द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी apparatus टू द कैल्शियम इज नोन टू इंक्रीज द स्टेडी स्टेट the state under the normal conditions. This increase in calcium sensitivity can be attributed. अच्छा, इसमें ना वो पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कैल्शियम की सेंसिटिविटी हमारे पास इंक्रीज हुई है तो किस चीज की जो मतलब हमारे पास लेवल था वो डिक्रीज हो जाएगा, या उसका लेवल डिक्रीज होगा तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सस्टेन्ड रहेगी। तो हमारे पास सस्टेन किस तरह रह सकती है, आपकी जब कैल्शियम इंक्रीज हुआ है तो आपको एक्टिन ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। आपका जब आपका कैल्शियम ज्यादा हुआ है, आपकी कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो एटीपी ज्यादा चाहिए। कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे, कार्बोमोड्यूलिन जिस पे कैल्शियम लगना है वो ज्यादा होना चाहिए, बट मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज ये कम होंगे। अब इसकी आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम, क्योंकि जो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज होता है, फॉस्फेटेज की बात कर रहा हूँ, जो डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेटेज वो चीज होती है जो फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ती है, यानी डीफॉस्फोराइलेशन करवाती है। वो हमारे क्या करती है, वो मसल की रिलैक्सेशन करवाएगी। तो ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोग देखें कि ये आपका मायोसिन है, ये जो फॉस्फेटेज है ये फॉस्फोराइलेशन से डीफॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, ये डीफॉस्फोराइलेशन होगी। ये डीफॉस्फोराइलेशन जब होती है तो मसल होता है रिलैक्स। अगर हमारे पास मायोसिन फॉस्फेटेज कम हो जाए
तो हमारे पास मसल ज्यादा देर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। तो ये बात याद रखनी है, जो मायोसिन फॉस्फेटेज है वो मसल की रिलैक्सेशन करवा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड के मैकेनिज्म में आप लोग ये चीज पढ़ोगे। नेक्स्ट है अब 42-year-old मैन, ये फिर से माइस्थीनिया ग्रेविस आ गया। माइस्थीनिया ग्रेविस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से करना है। माइस्थीनिया ग्रेविस ही इज ट्रीटेड विद एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ये आपको मैं ऊपर एमसीक्यू में बता चुका हूँ। इसकी एग्जांपल होती है नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, तो ये सारी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर की एग्जांपल्स है, आपकी बुक में दी हुई है। द बेसिस फॉर हिज इंप्रूवमेंट इज इंक्रीज्ड, आपको मैंने बताया कि ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज होता है ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है एसीटेट में और कोलिन में, तो अगर इसको हम इनहिबिट कर देंगे तो ये एसिटाइल कोलिन हमारे पास टूटेगा नहीं। तो क्या होगा, लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन एट एंड प्लेट जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो हमारे जो सिम्टम्स है वो एलिविएट हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। एलिविएट का नॉट एलिवेटेड, एलिविएट होंगे यानी कम होंगे इसके सिम्टम्स। उसके रीजन क्या है, एसिटाइलकोलिन ज्यादा होगा, वो रिसेप्टर पे जाके बाउंड करेगा और सिम्टम्स से रिलीव करवाएगा। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग विद द नर्व, एक्शन पोटेंशियल अलोंग विद द नर्व विल इंक्रीज्ड। अब आपने याद रखना है दो या तीन एमसीक्यूज पॉइंट मैं इधर बताने लगा हूं। एक होता है माइलिनेटिंग नर्व, जब होगी जितनी ज्यादा माइलिनेशन अच्छी जिस नर्व की, वो नर्व उतनी ज्यादा स्पीड से कंडक्ट करेगी। उसकी रीजन क्या होती है कि नोड ऑफ रेनवियर्स जो होते हैं, जो दो माइलिनेशन के दरमियान में जो स्पेस होती है, वो हमारे पास जितनी कम होगी ना, उतने आयंस को मूवमेंट और एनर्जी कम की जरूरत होगी, और वो सोल्टेटरी मूवमेंट की वजह से फास्टली मूव करेगा। एक तब हमारे पास स्पीड ज्यादा होती है, एक अगर हमारे पास डायामीटर ज्यादा हो, जिस नर्व का जितना ज्यादा डायामीटर उतनी ज्यादा वेलोसिटी। ये एमसीक्यूज है, जितना ज्यादा डायामीटर, अल्फा फाइबर्स होते हैं, ए अल्फा फाइबर्स, उनका डायामीटर सबसे ज्यादा होता है और उनकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो माइलिनेटिंग नर्व्स और जिनका डायामीटर सबसे ज्यादा हो वो फास्ट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो मैं आपसे ऊपर एक एमसीक्यूज डिस्कस करके आया था जिसमें टेक्टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का जिक्र था। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि आपके पास अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, तब मैंने बताया था कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम कैसे इंक्रीज होगा। अब एक और तरीका है इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होने का, अगर हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर देते हैं तो हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, ये इंक्रीज कर जाएगा। अब ये किस तरह इंक्रीज करेगा, इसके अलावा एक और चीज भी इंक्रीज करती है, इंट्रासेलुलर सोडियम भी इंक्रीज करता है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। इस जो चैनल पे है ना, एक ड्रग भी काम करती है, आपने हार्ट में एक ड्रग पढ़ी होगी डाइजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पे ही काम करती है और वो कैल्शियम को ज्यादा करवाती है। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, आपने ये चैनल देखने हैं, ये दो चैनल्स, आपने इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर दिया। आपके सेल ये क्या कर रहा था, ये सोडियम को सेल से बाहर लेके जा रहा था और पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आ रहा था। अब यानी सोडियम सेल के अंदर है, अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो सेल के अंदर सोडियम है वो इंक्रीज कर रहा है। जब हमारे पास जो ये एटीपीएस पंप था ना, वो इस पंप की जो साथ एक और पंप है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। यानी जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है वो कैल्शियम सोडियम पंप की एक्टिविटी को हमारे पास मेंटेन करता है। अब हमारे पास सेल में सोडियम ज्यादा हो गया, जब सेल के अंदर सोडियम हमारे पास ज्यादा हो गया तो बाहर से जो ये सोडियम आ रहा था वो सेल के अंदर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर में करना होता है। अब सेल के अंदर अगर सोडियम ज्यादा हो गया तो बाहर से सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा। अब सोडियम सेल के अंदर नहीं आ रहा, अब क्या होगा, अब आपने देखा कि सोडियम सेल के अंदर कम हो गया, सोडियम सेल के अंदर ज्यादा हो गया, तो बाहर से सोडियम अंदर नहीं आ रहा। अब जब बाहर से सोडियम अंदर नहीं आएगा तो अंदर से कैल्शियम बाहर भी नहीं जाएगा। अब यानी कैल्शियम सेल के अंदर ही रह रहा है, तो कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा। तो इन दिस वे अगर हम इस पंप को ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम दोनों का लेवल सेल में इंक्रीज करता है। तो ये दोनों तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है। So the next MCQ is which of the following cause rigor in the skeletal muscle? तो rigor आप लोगों ने पढ़ा होगा, rigor mortis आपने पढ़ा होगा डेथ के बाद होती है। तो मैं आपको rigor mortis की एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन, ये डेथ के बाद की उसकी फोटो है। आप लोग फोरेंसिक में रिगर मोर्टिस बहुत कॉमनली पढ़ोगे थर्ड ईयर में। अब ये रिगर मोर्टिस हुआ है, ये इसकी डेथ हुई है, ये आप देख सकते हैं उसकी बाजू उसी स्टेट में है। इसलिए जब किसी की डेथ होती है आप देखते हैं अगर उसकी आंखें खुली हुई है तो उसकी आंखें बंद कर दी जाती है, क्योंकि अगर उसी टाइम उसकी आंखें ना बंद की जाए उसकी आंखें खुली रह जाएगी। इसी तरह उसकी अगर बाजू या टांग किसी और पोजीशन में थी, जब उसकी डेथ होती है तो उसकी बाजू और टांगों को उसकी नॉर्मल पोजीशन में कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं होगी तो वो उधर ही रह जाएगी। तो इसकी कॉज क्या होती है? डिक्रीज एटीपी लेवल। जब डेथ होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिल रही, वो एटीपी नहीं बनाएगा। जब एटीपी नहीं बनेगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपने पढ़ा है कि एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। आपकी एटीपी, आप अगर गौर से अपनी बुक में पढ़ें तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल मायोसिन और एक्टिन को अलग करने के लिए भी यूज होता था। तो अब जब एटीपी डिप्लीट हो जाता है ना बॉडी में, तो अब वो अलग नहीं हो सकता। रिगर मोर्टिस इसलिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर बाजू टेढ़ी थी तो वो उसी स्टेट में रह जाती है डेथ के बाद, आंखें खुली थी तो आंखें खुली रह जाती है। तो इस वजह से हमें उसी टाइम बंद करनी होती है, ताकि बॉडी में जो एटीपी अभी थोड़ी सी पड़ी हुई है डेथ के उसी टाइम तो खत्म नहीं होगी ना, जो थोड़ी सी एटीपी है ताकि वो यूज होके वो रिलैक्स कर दे उसके मसल्स को। तो रिगर, ये होता है रिगर। तो ये किस वजह से होता है हमेशा याद रखना है, एटीपी लेवल कम होता है। Next MCQ, a new drug is developed that block the transport for the H positive। ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल, आप लोगों को बस एग्जांपल पता होनी चाहिए। जो पाराइटल सेल्स होते हैं ना, उसमें आपका जो आपने ज्यादातर जो एटीपीएस पढ़े हुए हैं, जो प्राइमरी, ये इसका आंसर है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो आपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली पढ़ी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। वो तो आपने हर जगह पे पढ़ना है, तो वो प्राइमरी पंप है। उसके अलावा ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पाराइटल सेल है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का पंप है और इसमें एटीपी यूज हो रही है। जब एटीपी यूज होती है हमारे पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो प्राइमरी होता है। तो आपको प्राइमरी की एग्जांपल आनी चाहिए, आपको सेकेंडरी की भी एग्जांपल्स आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये हम आपके पास एज ए सेकेंडरी यूज होगा, ये आपके पास एज अ प्राइमरी यूज होता है। आपको प्राइमरी की सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और इसकी एग्जांपल आनी चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि पूछी जाती है प्रोफ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको डालने का मकसद ये था, ये नहीं था कि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसका ये मकसद था कि हर चीज का आंसर मायस्थीनिया ग्रेविस नहीं होता। ये पार्किंसंस डिजीज है जिसमें डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, जो डोपामीन होती है वो कम हो जाती है। तो ये आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ये डालने का वैसे मकसद था कि मायस्थीनिया ग्रेविस आप लोग अच्छी तरह करें। मायस्थीनिया के ग्रेविस के आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए क्या है और उनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो अभी पूछ सकते हैं। सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन और योर क्यूरियस। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने पूछा कि मायस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन ड्रग क्यों यूज नहीं होती अगर हम एसिटाइलकोलिन यूज करें, एज दे बाइंड एंड एक्टिवेट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब याद रखनी है, जो एसिटाइलकोलिन ड्रग होती है ना, इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी हाफ लाइफ सेकंड्स में होती है। आप इसको लेंगे या आप इसको इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे ना एसिटाइलकोलिन, आपके ब्लड में थोड़ी सी देर के लिए ज्यादा होगी, 10 से 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद ये फिर से खत्म। तो एसिटाइलकोलिन के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि ब्लड में ज्यादा देर रहते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो फिर भी वो ना स्पेसिफिकली उधर जाके वो ना और जगह पे भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स डिफरेंट जगह पे हैं। जो हमारे पास हमने करवाना होता है एक जो इनरवेटेड है, इसमें हमारे पास जो बेस्ट होता है ना वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, नियोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम। इसमें से भी नियोस्टिगमीन सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो वो का यूज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक होता है टेंसिलोन टेस्ट, उसमें हम यूज करते हैं एड्रोफोनियम। ये हमारे पास 5 से 6 मिनट इसका एक्शन होता है। तो हम इसमें जो प्रेफरेबली यूज करते हैं वो होता है नियोस्टिगमीन। अब ये ऑटोम्यून डिजीज है, अगर हम ये सिम्टोमेटिक रिलीज के लिए मैंने बता दिया कि नियोस्टिगमीन यूज हो रहा है। ये ऑटोम्यून डिजीज है, कोई भी ऑटोम्यून डिजीज होती है ना, तो उसके लिए हम
लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना है तो हम अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डिप्रेस करेंगे और वो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा एसिटाइलकोलिन की हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, मैं आंसर आप लोगों को कर देता हूँ अगर किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों होते हैं। यस, दोनों होते हैं। मेनली इसमें हाइपरप्लेजिया होता है, जो यूट्रस होता है उसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है, जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वहां पे हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। तो यस, इसके केस में दोनों चीजें हो रही होती है एट द टाइम। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या कर रहा होता है, वो जो आपके यूट्रस लेयर होती है उसको, उसका साइज भी इंक्रीज करवा रहा होता है, उसका नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करवा रहा होता है। तो इस केस में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ये उसकी एग्जांपल है। तो इसमें दोनों होते हैं। नेक्स्ट किसी का कोई और क्वेश्चन? किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है नर्व एंड मसल के रिलेटेड, या कोई चीज समझ नहीं है? अगर किसी को समझ, सबको समझ आ गया तो वो बता दें लाजमी, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग को कुछ ना कुछ शायद फायदा हुआ हो। तो मेरी तो पूरी कोशिश थी कि सबसे अच्छे पॉइंट्स बताऊं, क्योंकि ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोग खुद देखेंगे जब प्रॉफ में बैठे होंगे, आपको ये सारी बातें याद आएंगी कि ये बताई गई थी और कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारी ऐसी चीजें जो कि प्रॉफ में रिपीटेडली पूछी जाएगी, वाइवा में पूछी जाएगी, एससीक्यू में पूछी जाएगी, एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। और मेजर पोर्शन आप लोगों का ये चीजों में से, नर्व एंड मसल में से आप लोग कवर कर चुके हैं। ये जो एमसीक्यूज और एससीक्यूज थे ये बहुत हाई यील्ड चीजें मैंने सिर्फ बताई हैं, इसमें कोई भी ऐसी लो यील्ड चीज नहीं थी। मेनली सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि रिपीटेडली आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो अगर तो आप लोग को समझ आ गया तो बता दें, और अगर किसी को फर्दर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं आंसर कर देता हूँ। आप लोग, आई थिंक कोई किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं ये एंड कर देता हूँ। और लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को जाते हुए अब बता दूं, एक और चीज याद रखिएगा, जे नर्व जो मसल, नर्व एंड मसल जो है ना, ये जेपी में कुछ चीजें करनी है जो आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसकी रीजन मैं अभी बता रहा हूँ। नर्व के जो डायामीटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको ये जो नर्व की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ना वो पता होनी चाहिए, स्पेशली डायामीटर वाली। आपसे प्रूफ में वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए फाइबर है और एक सी फाइबर है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? याद रखना है, ए अल्फा फाइबर, ए फाइबर की भी आगे टाइप्स होती है, ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा। आपको पता होना चाहिए कि ए की सबसे ज्यादा होती है, उसकी सब टाइप पे किसकी ज्यादा होती है? ए अल्फा की सबसे ज्यादा होती है। देखिए, वो क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं ये 140 मिली ओस्मोलर वाला, देखें एक था मिली ओस्मोलर, एक का यूनिट, और एक का यूनिट था मिली मोलर। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। जब मिली ओस्मोलर यूनिट होगा ना तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दिए हुए हैं, उसमें आयोनाइजेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने अगर बता दिया ना कि 280 मिली ओस्मोलर है, तो इसका मतलब है कि उसमें 280 पार्टिकल्स हैं। आपने कोई ये नहीं करना कि अब आयोनाइजेबल है कि नहीं है। तो 280 पार्टिकल थे। जब कहा हो कि मिली मोलर है, तो आपने जब मिली मोलर हो तो उसमें आयोनाइज करके काउंट करना होता है पार्टिकल्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 140 मिली मोलर था ना, तो मिली मोलर NaCl, NaCl के दो आइंस होते हैं, तो ये 280 हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास एमसीक्यू इसी तरह होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अगर CaCl2 होता, वो 140 मिली मोलर होता, तो इसका क्या मतलब होता कि 140 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसकी रीजन क्या थी? कैल्शियम एक आयन होता, 2 क्लोराइड में टूटता वो, तो ये 3 आयंस बनते, 3 आयंस को हमने मल्टीप्लाई करना था। तो जब मिली मोलर आता है
तो याद रखना है कि हमने आयोनाइज करके गिनना है। अगर मिली ओस्मोलर लिखा होता है तो वो पहले से आयोनाइज करके उन्होंने बताया होता है। तो ये डिफरेंस होता है। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा कि यूनिट का डिफरेंस था वहां पे। So further, if you have any query regarding, even if you have any query regarding heart physiology, तो heart physiology के related भी मैं इस टाइम आंसर बता दूंगा। अगर कोई heart physiology के related की query है, कोई circulation के related query है, या कोई भी query है इस टाइम physiology की, तो पूछ सकते हैं। Other than nerve and muscle, other than this test as well, because मैं 10 मिनट और ऑनलाइन हूँ, तो उस 10 मिनट के अंदर मैं आपकी कोई भी किसी भी तरह की क्यूरी है वो दूर कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है फिजियोलॉजी के रिलेटेड, आप अभी पूछ सकते हैं, कोई गाइडलाइन के रिलेटेड या कोई भी चीज के रिलेटेड। आई थिंक आप सबको फिजियोलॉजी बहुत अच्छी आती है। कि कोई क्वेश्चन है किसी का किसी भी चीज के रिलेटेड? रेस्पिरेशन का क्या बताता हूँ मैं। रेस्पिरेशन जो आप लोगों ने करना है उसमें सबसे पहले गाइटन से करना है, और आपने ना इसकी फिर दोस्त की वैल्यू है, बट इसको किस तरह करना होता है कि जब आप लोग गाइटन से करते हैं रेस्पिरेशन को, तो आप लोगों ने इसको एक बारी रीड करके ना फिर दोस्त पे चीजें ऐड कर लेनी है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने रेस्पिरेशन की गाइडेंस से रिवाइज करनी है, बाकी फिर दोस्त से करना पड़ेगा जब आप प्रोफ के 2 डेज की प्रिपरेशन हॉलीडेज में होंगे, जो प्रो जिसके बाद आपका प्रोफ होगा। आप लोगों ने क्या करना है, रेस्पिरेशन के जो इंपॉर्टेंट है कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है फिर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का क्या रोल होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है। फिर इसके अलावा जो डिजीजेज है उसमें जो कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स पे इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा एमसीक्यूज क्वेश्चन है, FeV1 टू FVC रेशियो। फिर बोहर्स इफेक्ट, राइट शिफ्ट डेविएशन, लेफ्ट शिफ्ट डेविएशन। रेस्पिरेशन में बहुत सी चीजें ऐसी है कि आप लोग अगर इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो ना, तो आपका ये प्रोफ की प्रिपरेशन में टाइम बहुत बचा देगा। अभी एक बार अच्छा पढ़ लें गाइडेंस से, उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें, साथ फिर दोस्त से पढ़ लें, एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लें। प्रोफ में आपको कुछ टॉपिक्स होंगे जो गाइडेंस से रिवाइज करने पड़ेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग से आप खुद रिवाइज कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप टाइम सेव करेंगे, क्योंकि प्रोफ में ब्लड आपको गाइडेंस से करना पड़ेगा। कुछ भी आप कर लें वो मस्ट होता है गाइडेंस से करना, उसके 5 चैप्टर काफी टाइम ले लेंगे। फिर आपको हार्ट गाइडेंस ही करना पड़ेगा, वो उधर ही सही लिखा हुआ है। फिर जब सर्कुलेशन की बारी आएगी, तो सर्कुलेशन में 3-4 चैप्टर तो ऐसे है जो लाजमी गाइडेंस से रिवाइज करने पड़ते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट होता है सर्कुलेटरी शॉक और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, और उसके बाद जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, तो ये आप लोगों को गाइडेंस से करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आपको गाइडेंस से करना पड़ता है वो आप लोगों का रह गया नर्व एंड मसल। नर्व एंड मसल में भी कुछ ऐसी चीज, बहुत सी चीजें जो आपको गाइडेंस से करनी पड़ेगी। फिर पास्ट पेपर्स आपने रिवाइज करने होते हैं, तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। 2 दिन में गाइडेंस रिवाइज करना इज अ वेरी बिग टास्क। तो अभी जितना स्मार्टली उसको करेंगे, जो सेल होता है, जो माइनर टॉपिक्स है जिसमें स्किन आ जाता है, डीप एविएशन आ जाता है, डीप सी आ जाता है, एविएशन आ जाता है, ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने अभी से शॉर्ट लिस्ट करके तैयार करके रखनी है। ये आपने बाद में मतलब बाद में आपको इसका टाइम नहीं मिलने लगा। और जो चैप्टर 12 से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे पास चैप्टर 12 में से क्या करना है,